तो अभी हम लोगों का ये वन ऑफ द लास्ट टॉपिक है डिफ्यूजन का। ठीक है, जैसा मैंने कहा था डिफ्यूजन बहुत ही आसान टॉपिक है, तो बिल्कुल ये ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन बहुत ही आसान टॉपिक था, बट इसके सब टॉपिक्स थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ गए, है ना। पहले हमने पूरा ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पढ़ा, उसके बाद अभी एक इंस्टेंटेनियस डिफ्यूजन पढ़ रहे हैं, और उसके बाद तुम ये भी पढ़ोगे क्या कहते हैं, व्हाट डू यू से एसोसिएशन डिसोसिएशन पढ़ा आपने, और एक एनरिचमेंट यानी कि एप्लीकेशन पढ़ोगे। इतना पढ़ने के बाद फिर फाइनली जाकर तुम्हारा डिफ्यूजन वाला टॉपिक होता है ख़त्म, है ना। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में खुशी खुशी मूव कर सकते हैं। अब बात ये है कि हम लोग जब प्रीवियसली हम लोगों ने जब ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पढ़ा था, ठीक है, इन ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, तो उस ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में हमने ये देखा था कि थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, जब तक आप वहाँ पे क्या करवाते हो, डिफ्यूजन करवाते हो गैस का, या फिर जब आप इफ्यूजन करवाते हो गैस का, तो उस पूरी थ्रू आउट द प्रोसेस में हम ये मान कर चलते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, उस पर्टिकुलर गैस का वो क्या रखा गया है, कांस्टेंट रखा गया है। ये हम लोग उस पूरे प्रोसेस के दौरान कांस्टेंट मानते हैं। लेकिन जब हम लोग रियलिटी में बात करते हैं, रियलिटी में जब प्रैक्टिकली इस चीज़ को करके देखा जाता है लैब्स में, इंडस्ट्री में, तो मैं सही में लगता है कि प्रैक्टिकली पार्शियल प्रेशर उस गैस का उस कंटेनर के अंदर कांस्टेंट रहता होगा। ऑब्वियसली नहीं। आप लोगों का जो पार्शियल प्रेशर है वो प्रैक्टिकली आप लोगों का रियलिटी में कभी कांस्टेंट रह ही नहीं सकता, बल्कि वो क्या होता है, आप लोगों का टाइम के साथ साथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपका जो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, बल्कि वो तो डिक्रीज होता है। कैसे डिक्रीज होता है समझते हैं इस बात को। मान के चलते हैं कि आपके पास कोई एक कंटेनर था, ठीक है, इस कंटेनर में आप लोगों के पास 50 H2 के मोल्स थे या H2 के लेट से पार्टिकल्स थे। तो अभी इसका कुछ ना कुछ पार्शियल प्रेशर रहा होगा, लेट से इसका पार्शियल प्रेशर रहा होगा X। अब आपने इसका इफ्यूजन करवाया। अब इफ्यूजन करवाने से होल्स के अंदर से कुछ पार्टिकल्स भागकर चले गए। अब जो पार्टिकल्स भाग के चले गए, लेट से आपके पास अब जो पार्टिकल्स बचे, मान लेते हैं आपके पास कितने पार्टिकल्स बचे, यहाँ पे 44 H2 के पार्टिकल्स बचे। तो क्या इन 44 पार्टिकल्स के लिए भी पार्शियल प्रेशर X होगा? ऑब्वियसली नॉट। पार्शियल प्रेशर अब क्या हो गया होगा आपका, कम हो गया होगा। X से इसकी क्वांटिटी क्या हो गई होगी, कम हो चुकी होगी। बट जब हम लोग पूरा ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पढ़ते हैं या पढ़े, तब हमने हर जगह ये मान के चला कि प्रेशर बराबर कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है उस पूरी गैस के इफ्यूजन या उस पूरी गैस के थ्रू आउट डिफ्यूजन वाले कार्य में। बट रियलिटी में कभी भी जब कोई भी गैस डिफ्यूज होती है या फिर इफ्यूज होती है, तो बेसिकली उसका जो प्रेशर होता है वो कभी भी कांस्टेंट रहता ही नहीं है, बल्कि जैसे जैसे इफ्यूजन होता जाता है वैसे वैसे उसका पार्शियल प्रेशर क्या होता जाता है, ड्रॉप होता जाता है। अगर मैं इसको ऐसे कहूँ तो, है ना, पार्शियल प्रेशर क्या होता जाता है, उसका ड्रॉप होता जाता है। और अगर पार्शियल प्रेशर ड्रॉप होता जा रहा है, इसका मतलब हम जो ये अज्यूम करके चलते गए थे अभी तक, हमने जितनी भी पढ़ाई की, जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व किए, वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बट क्या कर सकते हैं हम लोगों को अपने न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए, जब तक क्वेश्चन में ऐसा लिख के ना आए कि पार्शियल प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो रहा है, तब तक जैसा आपने अभी तक सीखा है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, आप वैसे ही करते आओगे कि पूरे थ्रू आउट द डिफ्यूजन या थ्रू आउट द इफ्यूजन आप लोगों का क्या है, आप लोगों का प्रेशर बराबर क्या है, कांस्टेंट है। अदरवाइज अगर मैं रियलिटी की बातचीत करूं, तो रियलिटी में कभी भी आपका जो इंस्टेंटेनियस पार्शियल प्रेशर होता है, मतलब हर पॉइंट पे कितना कितना पार्शियल प्रेशर रहेगा, वो हमेशा आपका पार्शियल प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होता जाता है जैसे जैसे इफ्यूजन क्या होती जाएगी या डिफ्यूजन क्या होती जाएगी, उसका रेट बढ़ता जाएगा। ऑब्वियस है, जितनी ज़्यादा इफ्यूजन होगी या जितनी ज़्यादा डिफ्यूजन होगी, उतने ज़्यादा पार्टिकल्स कंटेनर को छोड़कर चले जाएंगे। अगर कंटेनर्स को पार्टिकल छोड़ के जा चुके हैं, इट मीन्स दैट व्हाट, कि आपकी जो रेट है इफ्यूजन की तो बढ़ रही है, लेकिन उसके अंदर में जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या हो रहा है, आप लोगों का डिक्रीज होते जा रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? डिक्रीज होता जा रहा है। तो बस इसी पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग अभी आगे डिराइव करके देखेंगे
कि किस तरीके से अगर समय के साथ साथ प्रेशर वेरी करे तो उसके साथ फिर हम लोग किस तरीके से कैलकुलेशंस निभाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज इसी पार्शियल प्रेशर एट एनी मोमेंट, ठीक है, किसी भी मोमेंट पर पहली बात तो कांस्टेंट नहीं होता, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, और बस उसी पार्शियल प्रेशर को हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस पार्शियल प्रेशर, है ना। उसी पार्शियल प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस पार्शियल प्रेशर। अब देखो इसको किया कैसे जाता है, इसको हम लोगों को करना कैसे है, तो अब इसको समझते हैं। सबसे पहले तो पॉइंट ये आ जाएगा आप लोगों का कि जो आपका प्रेशर है वो समय के साथ साथ घट रहा है ना। यानी कि अगर मेरे को कोई पूछेगा कि आपका जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के घटने से कि इनवर्सली, तो हम बोलेंगे डायरेक्टली। जितने ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे, माना कि खुद उस कंटेनर के अंदर पार्शियल प्रेशर उस गैस का कम हो जाएगा, बट ज़्यादा पार्टिकल्स बाहर जाने मतलब रेट तो इंक्रीज होगा ना। मतलब बेसिकली रेट जो है वो डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर के क्या होता है, आप लोगों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि जो मेरा रेट है वो बेसिकली माइनस ऑफ dp/dt है ना। माइनस ऑफ dp/dt है कि मतलब मेरा प्रेशर हर मोमेंट कितना कितना डिक्रीज हुए जा रहा है, रेट उसके अकॉर्डिंग क्या करते जा रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है। क्या ये चीज हम लोग लिख सकते हैं? बिल्कुल, ये हम लोगों का माइनस ऑफ dp/dt यानी कि डिक्रीज इन प्रेशर पर यूनिट टाइम। अब साथ ही साथ में मैथमेटिकली हम लोगों को इसमें नहीं घुसना है कि मैथमेटिकली उस पर्टिकुलर इंसान ने इस चीज को कैसे सॉल्व किया, बट मैथमेटिकली ये चीज देखी गई कि जो कि हम लोग ऑलरेडी ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में भी देख चुके हैं कि आपका जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के, आपके प्रेशर अपॉन मॉलिक्यूलर मास के। अगर टेम्परेचर को और एरिया को अगर आप कांस्टेंट रख के चलते हो तो, है ना, टेम्परेचर और एरिया अगर आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है तो अगर मैं यहाँ से इस चीज को अगर ऐसा लिख दूं कि रेट इक्वल टू k टाइम्स p, क्योंकि जब जब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं हमें उसके बदले कांस्टेंट टर्म इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है। ये बात तो तुम जानते ही हो कि जब जब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं हम कांस्टेंट टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं। तो अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्लब करूं, है ना, अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्लब करूं तो क्या मैं इस तरीके से इस चीज को लिख सकती हूँ, या फिर इसको एक काम करो, इक्वेशन 2 हम इसको दे देते हैं, किसको, इसको इक्वेशन 2 दे दो। तो क्या तुम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को इस तरीके से कलेक्टिवली लिख सकते हो कि आपका जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस ऑफ dp/dt के, एज वेल एज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर अपॉन √m के। अब मुझे इन दोनों से काम है ना, मुझे इन दोनों से काम है। अगर मुझे इन दोनों से काम है, सो आई कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज माइनस ऑफ dp/dt इक्वल्स टू आपका kp√m। k कहाँ से आया, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाए हो तो आपने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया है। सो बेसिकली दिस k इज नथिंग बट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये क्या है आप लोगों का, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ क्या करूं मैं, यहाँ तो डिफरेंशिएशन मतलब dp/dt इन्वॉल्व हो गया। तो ये जो मुझे मिला है dp/dt ये इंस्टेंटेनियस है, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए है। अगर मुझे पूरी रिएक्शन में क्या हो रहा है ये पता लगाना है तो मुझे बेसिकली क्या करना पड़ेगा, ऐसे अलग 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 टाइम इंटरवल में बहुत सारे dp/dt मुझे निकालने पड़ेंगे और अलग अलग dp/dt को अलग अलग टाइम इंटरवल के बेसिकली ऐड करना पड़ेगा, तो मुझे पता चलेगा कि पूरी रिएक्शन के दौरान क्या हो रहा है। बट मैथ्स, थैंक गॉड टू मैथ्स हमें इस तरीके से बेवकूफ़ी वाला स्टेप करने से रोकती है। वो हमें बोलती है आपको गधे के जैसे अलग अलग टाइम इंटरवल में ढेर सारे dp/dt निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करो, आप इंटीग्रेट कर दो उसको इनिशियल रेंज से लेके फाइनल लिमिट के बीच में। तो जब आप इंटीग्रेट करते हो इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, कि आपके पास एक बहुत सारे छोटे क्या थे, अलग अलग टाइम इंटरवल पे कुछ ना कुछ फंक्शंस दिए थे, उन फंक्शंस को बेसिकली आपने क्या कर दिया, सम अप कर दिया। उसी को हम लोग बेसिकली इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब एक तरीके से आप मान के चलो एडिशन ही होता है। बेटर तरीके से मैथ्स वाले इंसान तुम्हें समझा पाएंगे कि इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या है, बट यही आपका इंटीग्रेशन है। तो अगर मैं गधे जैसे अलग अलग टाइम इंटरवल पे dp/dt कैलकुलेट करके उसको ऐड कर रही हूँ, इससे बेटर है कि मैं उस पूरे इंटरवल का इंटीग्रेट मतलब इस पूरे इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दूं। आखिर इंटीग्रेशन वाली चीज ही मुझे क्या देगी, आप लोगों का पूरा एक
फाइनल वैल्यू दे देगी। तो dp बाई dt को हम इंटीग्रेट कर देते हैं, कहाँ से कहाँ, मान लेते हैं इनिशियल प्रेशर है आप लोगों का P नॉट, और चलो इनिशियल प्रेशर को ले लेते हैं PI, बेटर रहेगा, और फाइनल प्रेशर को ले लेते हैं PF, है ना। अच्छा, साथ ही साथ में आप इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पे तो dt है, इंटीग्रेट तो सिर्फ dp होगा, तो t का मैं क्या करूँ, तो हम लोग इसको बेसिकली वेरिएबल सेपरेट कर रहे हैं, यानी कि ये जो मेरे पास dt है, इस dt को उठाकर हम लोग पहले ही कहाँ पे ले जाते हैं, आप लोगों के इक्वल टू के उस तरफ लेकर जाते हैं, क्योंकि हम जो लिमिट्स लगा रहे हैं वो लिमिट सिर्फ और सिर्फ dt के लिए है, ना कि आपके टाइम के लिए। तो यहाँ पे dt आएगा, dt को भी आपको इंटीग्रेट करना है। तो मान लेते हैं रिएक्शन 0 टाइम से शुरू हुई है और t टाइम तक गई। अब बोलो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। तो सिमिलरली अगर आपके पास ये dp है तो dp का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए था, p। बट तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो, राइट हैंड साइड में p है, तो वेरिएबल सेपरेट कर लो और डिनोमिनेटर में p ले आओ। अब करो इंटीग्रेट, बोलो क्या होगा, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो log बेस e होता है, तो उसको बेसिकली हम लोग ln लिख लेते हैं, तो ln ऑफ p होता है माइनस, इसकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ डालनी है, p इनिशियल से बोलो कहाँ पे, p फाइनल, k और अंडर रूट ऑफ m ये कॉन्स्टेंट्स हैं तो बाहर रहेंगे, dt का इंटीग्रेशन t होगा, लिमिट्स डलेंगी 0 से लेके कहाँ तक, t तक। बताओ लिमिट्स पुट करने के बाद क्या आंसर आएगा, माइनस ऑफ ln p फाइनल माइनस ऑफ ln आप लोगों का p इनिशियल। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना बेस e है, इसीलिए मैं ln लिख रही हूँ। यहाँ पे k अंडर रूट ऑफ m, यहाँ पे आ जाएगा t माइनस 0। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे थोड़ा सा, तो आप लोगों को क्या मिलेगा, माइनस ऑफ ln p फाइनल प्लस आपका ln p इनिशियल k t अपॉन अंडर रूट ऑफ m, जहाँ पे t का मतलब ये नहीं है कि किस टाइम इंटरवल पे, 10 सेकंड पे, 20 सेकंड पे, 30 सेकंड से, t का मतलब होता है चेंज इन टाइम। मतलब जब आप बोलोगे कि मान लेते हैं मैंने रिएक्शन शुरू की 30 मिनट से और रिएक्शन मैंने मान लेते खत्म की 40 मिनट पे, तो दैट डिफरेंस अमाउंट, ठीक है, ये क्या है आप लोगों का डिफरेंस इन टाइम इंटरवल। आप t 0 माइनस t कर रहे हो ना, बट वो बेसिकली आप लोगों का है क्या, वो डिफरेंस है, डिफरेंस इन टाइम इंटरवल, वो क्या है, डिफरेंस इन टाइम इंटरवल है। ठीक है, तो ध्यान रखना, हमेशा जरूरी नहीं है कि आपको इनिशियल रिएक्शन आपकी 0 से शुरू हो सकता है कल को कोई कस्टमाइज्ड प्रॉब्लम तुम्हारे सामने आ जाए जहाँ पे टाइम इंटरवल 0 से शुरू नहीं होता है। तो इसमें अप्लाई करो लॉग की प्रॉपर्टीज, p इनिशियल बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पे p फाइनल हो जाएगा, है ना। मैंने लॉग की यहाँ पे प्रॉपर्टीज सादी सिंपल सी अप्लाई कर दी और कुछ भी नहीं किया, इक्वल टू, अच्छा इसको p फाइनल ही रहने दो, नीचे में इनिशियल रहने दो, माइनस ऑफ kt आप यहाँ ले जाओ, अंडर रूट ऑफ m यहाँ ले आओ। अब देखो ln है, मतलब वो एक ऐसा लॉग है बेसिकली जिसकी बेस e है, तो अगर मैं उस पर्टिकुलर लॉग को हटा दूं तो ये बन जाएगा e की पावर में, बोलो कितना, माइनस kt अपॉन अंडर रूट ऑफ m, है ना। इसकी बेस कुछ नहीं है, मतलब e है तो e वहां गया, तो यहाँ से p फाइनल को मैं ये लिख सकती हूँ कि p इनिशियल e रेज टू द पावर माइनस kt अपॉन अंडर रूट ऑफ m। बेसिकली हम लोगों के लिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ना, हम लोगों के लिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इसी फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों के न्यूमेरिकल्स को अप्रोच करेंगे। बट ये जो नीचे इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, ये ग्राफिकली उसको समझाने के लिए मैंने समझाया है कि इससे आपको ये समझ में आता है कि जो फाइनल प्रेशर है, फाइनल प्रेशर मतलब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, हर समय का जो फाइनल प्रेशर है, हर इंटरवल पे जो फाइनल प्रेशर है, वो इनिशियल प्रेशर मल्टीप्लाई ई टाइम्स ऑफ दैट रेशो है, दैट वैल्यू है। अब ई टाइम्स तो है, बट ई के साथ यहाँ पे देखो एक निगेटिव पावर भी है। इससे ये समझ में आता है कि इफ यू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन अ फाइनल प्रेशर मतलब अलग अलग टाइम इंटरवल्स पे जो प्रेशर वर्सेस आपका टाइम, तो आप ये देखोगे कि P आपके y एक्सिस पर है और ये T आप लोगों की x एक्सिस पर है, बट ये T इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, एक्सपोनेंट, और भी डिक्रीजिंग एक्सपोनेंट। तो इसका मतलब ये ग्राफ का नेचर कैसा होगा, इस तरीके से होगा, e की पावर माइनस x वाले ग्राफ ऐसे दिखते हैं। ठीक है, ये मतलब प्रेशर समय के साथ साथ क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है ना। हमको ये बात तो देखो पहले ही पता थी कि जैसे जैसे पार्टिकल्स बाहर निकलते जाएंगे पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा, बट अब हमको ये पता चल गया कि पार्शियल प्रेशर कैसे डिक्रीज होता जाएगा,
एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता जाएगा। ये हमको नहीं पता था कि कैसे डिक्रीज होगा, अब हमको ये पता है कि हाँ वो चीज कैसे डिक्रीज होगी, एक्सपोनेंशियली। और ये चीज ऑलरेडी मैं स्टार्टिंग में भी बता चुकी हूं कि रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिक्रीज इन प्रेशर के। यानी कि अगर आपका प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो आप कौन सा वाला प्रेशर, कंटेनर के अंदर वाला जो आपका पार्शियल प्रेशर उस गैस का, उस अगर जैसे जैसे वो डिक्रीज हो रहा है आपका रेट उतना ही बढ़ रहा है। तो अगर मैं तुमसे ये कहूं कि अगर यही सेम ग्राफ तुम्हें प्रेशर के बदले रेट के लिए प्लॉट करना होता तो रेट के लिए भी यही सेम करवाया होता। बस हम क्या बोलते हैं कि रेट आप लोगों का एक्सपोनेंशियली डिक्रीज नहीं कर रहा है, एक्सपोनेंशियली वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, टाइम के साथ साथ प्रेशर और रेट दोनों के लिए हम लोगों का क्या है, आप लोगों का सेम इस तरीके का कर्व। इसमें एक वेरिएशन ज्यादा से ज्यादा और बनाया जा सकता है। वो आपको ये पूछ सकता है एक और वेरिएशन के नाम पर कि आप इस पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस डिफ्यूजन वाले टॉपिक में आप एक ग्राफ प्लॉट करिए ln ऑफ p, अच्छा p गलत जगह लिख दिया, ln ऑफ p वर्सेस टाइम के लिए। अब क्योंकि ग्राफ ln के लिए बोला गया है, एक्सपोनेंट के लिए नहीं बोला गया है, तो हमको ln वाली एक्सप्रेशन होगा। ln वाला एक्सप्रेशन क्या है, ln p फाइनल, ठीक है, और क्या है अपॉन में आप लोगों का p इनिशियल इक्वल टू माइनस ऑफ के टी अंडर रूट ऑफ m। ठीक है, अच्छा अब मुझे सिर्फ p चाहिए, ln ऑफ p मतलब अलग अलग टाइम पर है ना। तो अलग अलग टाइम पर मतलब बेसिकली वो आप लोगों से क्या पूछ रहा है, आप लोगों का उस अलग टाइम वाले प्रेशर की बात कर रहा है। तो इस अलग वाले प्रेशर को हम लोग किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ln ऑफ p फाइनल इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी अपॉन अंडर रूट ऑफ m, और माइनस ऑफ p इनिशियल यहाँ के क्या बन जाएगा, ln ऑफ p इनिशियल। अब तुम मुझे बताओ ये चीज आप y एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हो, ये t को आप x एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हो, तो ये इक्वेशन तुम्हें ही लगता यहाँ पे जो माइनस ऑफ k अंडर रूट ऑफ m है ये आपका स्लोप हो गया और ये आपका प्लस ऑफ c हो गया। और ये इक्वेशन का ग्राफ जैसे कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कैसा दिखेगा, आप लोगों का एक मतलब स्ट्रेट लाइन बट y एक्सिस को काटती हुई स्ट्रेट लाइन। अच्छा ऊपर से यहाँ पे क्वेश्चन में देखो आप लोगों का स्लोप कैसा है, निगेटिव है। अगर स्लोप निगेटिव होता है इसका मतलब आपकी जो स्ट्रेट लाइन है वो कैसी है, डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन है, मतलब y एक्सिस को काट के वो ऊपर नहीं जा रही है, वो नीचे आ रही है। यानी कि दिस ग्राफ विल लुक लाइक दिस, इस समय इस मतलब इसके जैसा, ठीक है, इसके जैसा दिखेगा। मान लेते हैं ये ग्राफ खुद को मान लेते हैं यहाँ पे कट कर रहा है, तो हम ये भी जानते हैं कि थीटा हम इसको कहते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से वो कितना है, तो मान लेते हैं ये थीटा है, तो थीटा से तुम्हें क्या मिल जाता है, स्लोप मिल जाता है। तो मान लो इस क्वेश्चन का अगर कोई तुमसे पूछेगा स्लोप क्या है, तो स्लोप इज बेसिकली व्हाट, tan थीटा मैथमेटिकली, एंड इस एक्सप्रेशन वाइज स्लोप आपकी क्या है, अंडर रूट ऑफ k बाय मॉलिक्यूलर मास। अब इस पर्टिकुलर ग्राफ से किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं, ln ऑफ p और टाइम का आपको क्या दे दिया है, एक ग्राफ दे दिया है, और आपको ये पूछेगा कि बताइए इसमें जो गैस इस्तेमाल की गई है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है। तो मान लेते हैं आपको क्वेश्चन में थीटा दिया है और आपको उस कांस्टेंट k की वैल्यू दी हुई है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके आप मोलर मास भी निकाल सकते हैं। बस दिक्कत एक ही है कि पेपर में समस्या आती है कि कौन से चैप्टर से ये सवाल आया है ये डिसाइड करना। तो देखो प्रेशर वाली चीजें आपको कहाँ देखने को मिलती हैं, मोल कंसेप्ट में देखने को मिलती हैं। तो मोल कंसेप्ट में बेसिकली कोई ग्राफ वगैरह है नहीं। प्रेशर वाली चीजें आपको केमिकल काइनेटिक्स में देखने को मिलती हैं। हाँ बिल्कुल, तुम अभी आगे केमिकल काइनेटिक्स पढ़ोगे तो केमिकल काइनेटिक्स में भी यूजुअली हम लोग कंसंट्रेशन के साथ डील करते हैं। प्रेशर वाला कम बहुत ही हमारा कम होता है, अगर होगा भी तो उस वक्त भी ग्राफ कुछ ऐसे ही लगभग दिखेगा। थर्मोडायनेमिक्स में ना ऐसा कुछ है नहीं। थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली आपके बिना ग्राफ की चलने वाली दुनिया है हमारी। वो सिर्फ डेफिनेशन डेफिनेशन डेफिनेशन, फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला, वैल्यू पुट, आंसर आंसर आंसर, बस उतना ही होता है। अब आ जाती है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में हमने जितने भी लॉस पढ़े, बोल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैल-सैक्स लॉ, जो भी पढ़ा, उसमें कहीं हर जगह टेम्परेचर या टाइम कहीं नहीं था। तो ऑब्वियस है कि कहीं एक ही जगह का हो सकता है, या डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर या फिर ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो फिर तुम्हें इतना याद रखना पड़ेगा, अच्छा हाँ ये यहाँ का होगा, इतना आपको करना होगा। तो एक कॉपी मेंटेन करो, जितने भी ग्राफ पढ़ते जाते हो, चाहे मैं पढ़ा रही हूँ या फिर लेट से किसी नोट्स में देख लो या कहीं से पता चल जाए कि अच्छा हाँ ये भी ग्राफ है बट मैंने नहीं बताया है, उसको अपनी उस कॉपी में रिवाइज कर लो, है ना। ग्राफ को रोज देखते रहा करो, हार्डली 5 मिनट। जैसे कॉमिक बुक कैसे देखते हैं, अच्छा इसका ग्राफ ऐसा बनता है, इसका ग्राफ ऐसे बनता है,
एट द एंड तुम्हें सारे ग्राफ्स याद हो जाएंगे। ये मेरा पर्सनल मानना है, क्योंकि अगर मैं खुद ये एग्जाम दे रही होती तो मैं इस तरीके की हरकत नहीं करती, ठीक है, कि आप लोगों के ग्राफ में पेपर के दिन खुद ही डिराइव कर लूंगी, भले ही मुझे ग्राफ बनाना आता होता तो भी मैं नहीं करती, ठीक है। 11वीं क्लास का मैं अपना खुद का सीन बताती हूँ। मुझे ग्राफ बनाने नहीं आते थे, मुझे बाद में बहुत मतलब ट्यूशन्स में काफ़ी समय बाद मुझे पता चला, वो मेरे एक फ्रेंड से मैंने सीखा, अच्छा ये ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। मुझे उस वक्त नहीं आती, तो उस वक्त मेरी, लेकिन हमेशा मुझे अपने ट्यूशन्स के टेस्ट में जो केमिस्ट्री रहता था उसमें मेरे को ऑलमोस्ट आउट ऑफ मार्क्स रहते थे। तो उसमें मेरी खुद की अप्रोच देखो कैसी रहती थी कि भले ही भैया आता है नहीं आए, कम से कम मेमोरी तो है। जैसे बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स की कैसी रहती है, मेमोरी तो है, स्टोर करो। क्योंकि अगर आप मान लेते हैं ग्राफ बनाना आपको आता है और अब पेपर में अगर आप याद नहीं कर पाए कि LNP वर्सेस टाइम का ग्राफ कहाँ का है, तो फिर बताओ क्या मतलब। अगर आपको मोलर मास, क्योंकि पेपर में जैसा मैंने लिख कर दिया इस तरीके से तो ना पेपर वाला लिख कर देगा कि tan थीटा इक्वल टू -k/√m, वहां तो आपको सोचना पड़ेगा ना ये किस चैप्टर का है, इसके लिए इसका y इंटरसेप्ट क्या था, इसके लिए इसकी स्लोप क्या थी। इसीलिए मैं सजेस्ट करती हूँ एक कॉपी रखो, छोटी सी पतली सी, ज्यादा ग्राफ्स है भी नहीं तुम्हारे सिलेबस में, हर चैप्टर में तो ग्राफ वैसे भी नहीं मिलने वाले, मुश्किल से 50-60 ग्राफ्स होंगे, मुश्किल से, उससे भी कल की कम हो सकते हैं। उन ग्राफ्स को बस अगर आप मान लेते हैं रोज रिवाइज कर रहे हो, हार्डली इट विल टेक 10 मिनट्स, अच्छा ये ग्राफ ऐसा है, इसका ये, अपने आप देखना 1 साल बाद तुम्हें चीजें याद हो जाती है अपने आप। तो ये तुम्हारी पर्सनल, मेरे हिसाब से पर्सनल मेरा सजेशन रहेगा ग्राफ वाली कॉपी मेंटेन करने का, क्योंकि नोट्स कॉपी तो 7-8 बन जाएंगी। अब 7-8 कॉपी में 2 ग्राफ ढूंढने हैं तो उसके लिए फिर 7-8 नोट्स कॉपी के पन्ने पलटते रहोगे क्या, नहीं ना। इसीलिए सिमिलरली एक फॉर्मूला कॉपी भी बनानी चाहिए जिसमें आप केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज लिखते चलो। सिमिलरली एक कॉपी आपको ऐसे मेंटेन करनी चाहिए जिसमें आप एक्सेप्शंस लिखते चलो, और सिमिलरली एक कॉपी ऐसी मेंटेन करनी चाहिए जिसमें वेरिएशन लिखते चलो कि अच्छा डाउन द ग्रुप जाने पे बेसिसिटी इंक्रीज, न्यूक्लियोफिलिसिटी वगैरह वगैरह, इस तरीके के, कि फाइनल डे पे आपको कॉपी ना खोलनी पड़े, है ना। कॉपी में तो कितना कुछ लिखा रहता है, उस कितने कुछ का आपको निचोड़ निकालना है। तो छोटी छोटी जो 100 पेजेस की या 200 पेजेस की जो कॉपीज होती हैं उनको मेंटेन करो ये सब कामों के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, रही बात y इंटरसेप्ट की, तो y इंटरसेप्ट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या होगा, ये होगा। तो इसको हम लोग बेसिकली क्या कहेंगे, आपका ln ऑफ PI, मतलब इनिशियली प्रेशर कितना रहा होगा जब आपने उस सिस्टम को इस तरीके से शुरू किया। बस ये कहानी थी, है ना। अब हो सकता है आपको यहाँ पे कोई वैल्यू दे दी जाए, लेट्स से यहाँ वैल्यू लिख दी जाए 10, और आपको पूछा जाए इनिशियल प्रेशर बताओ, तो एक इंसान में अक्ल होनी चाहिए कि ln ऑफ PI इस क्वेश्चन का और कुछ नहीं है बल्कि कौन है, 10 है। ln ऑफ PI मतलब बेस E, तो यहाँ से PI क्या आ जाए, e की पावर 10, और पेपर में आपको क्या दिया होगा, e की पावर 10 की कोई ना कोई आपको वैल्यू जरूर दी हुई, ठीक है। ये इस तरीके से, तो इसीलिए बोल रही हूँ ग्राफ्स की स्टडी के लिए ज़रूरी है कि आपको पास ग्राफ का एक खजाना कहीं जमा हुआ रहना चाहिए। अब देखो इस टॉपिक पे हम ज़्यादा न्यूमेरिकल्स लेंगे नहीं, कोई मतलब का नहीं है एज सच, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक, बट हाँ पता होना चाहिए, ग्राफिकल नज़र से काफ़ी अच्छा है, और फॉर्मूला वाइज भी ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखोगे तो भी चलेगा। अब देखो इसके सवाल कैसे आते हैं, एक ही सवाल ले रहे हैं इसका, आपको नाइट्रोजन गैस दी हुई है, अच्छा ठीक है, उस नाइट्रोजन गैस का प्रेशर डिक्रीज हो रहा है इतने से इतने मिनट में, 30 मिनट्स में, मतलब बेसिकली आपको इनिशियल प्रेशर दिया है PI, मतलब मैं यहाँ लिख देती हूँ कि अगर हम लोग नाइट्रोजन गैस की बात कर रहे हैं तो नाइट्रोजन गैस के लिए इनिशियल प्रेशर हमको दिया है 400 mm, और फाइनल प्रेशर हमको दिया हुआ है 2000 mm, अच्छा मैंने 400 बोल दिया, सॉरी, इन 30 मिनट्स, मतलब वो पूरा डिक्रीज 30 मिनट्स के अंदर हो गया। मतलब बेसिकली वो जो डेल्टा T होता है जिसको हम ऊपर वाले फॉर्मूले में T सिंबल नामक शब्द से इंडिकेट करते हैं, वो बेसिकली इस क्वेश्चन में कितना दिया है, 30 मिनट्स। नो नीड टू कन्वर्ट मिनट्स इनटू सेकंड्स अनलेस एंड अनटिल द क्वेश्चन डिमांड्स यू, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। अब बोल रहा है कि हम इसको इफ्यूज करवा रहे हैं एक सिलेंडर से वगैरह वगैरह, ठीक है, करवा रहे होगे, क्या करूँ इस वैल्यूज को लेकर, मैं कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करने को तो बोलेगा, देखते हैं क्या कैलकुलेशन करने को बोलता है, बाद में सोचते हैं। अब बोल रहा है उसी सेम सिलेंडर के अंदर में, अब इमेजिन करिए आपने इक्वी मोलर मिक्सचर लिया होता N2 और हीलियम गैस का। सबसे पहले तो वर्ड यहाँ पे समझेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इक्वी मोलर मिक्सचर। इक्वी मोलर मिक्सचर ऑफ N2 एंड हीलियम का मतलब ये होता है कि आपके पास N2 और हीलियम का रेशियो कितना है, 1:1 है ना।
और दोनों को अगर मैं मिला लूँ तो दोनों को मिला के कलेक्टिवली उन दोनों का टोटल प्रेशर दोनों का मिला के 4000 mm ऑफ Hg है। जैसे ऊपर वाले केस में क्या था, वो 4000 mm ऑफ Hg उस अकेले नाइट्रोजन का प्रेशर था। यहाँ पे वो 4000 mm ऑफ Hg नाइट्रोजन और हीलियम को मिला के उन दोनों का प्रेशर है। अब साथ ही साथ में ये इक्वीमोलर है। इक्वीमोलर मतलब इक्वल इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल इक्वल हैं तो कोई अगर तुमसे यहाँ से ये पूछेगा कि पार्शियल मतलब प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, उस 4000 में से नाइट्रोजन का प्रेशर कितना है, यू विल सिंपली से कि उस 4000 में से नाइट्रोजन का प्रेशर कितना है, 2000 mm। अगर कोई पूछेगा उस 4000 में से हीलियम का प्रेशर कितना है, यू विल सिंपली से 2000 mm। अच्छा, अब क्या करने को बोल रहा है, देखो सवाल में आगे पढ़ो जरा। बोल रहा है कि 1 घंटे तक हमने गैस को बेसिकली इफ्यूज होने दिया। जैसे ऊपर नाइट्रोजन को हम 30 मिनट्स तक जब इफ्यूज होने दे रहे थे तब हमारा प्रेशर 4000 से कितना ड्रॉप हो रहा था, 2000 ड्रॉप हो रहा था। तो सिमिलरली हमने यहाँ पे नाइट्रोजन और हीलियम का जो मिक्सचर है जिसका प्रेशर 4000 mm ऑफ Hg था, उसको 1 घंटे तक हमने इफ्यूज होने दिया। और हीलियम वाली गैस जो कि उसके साथ ही मौजूद है उसको भी हमने 1 घंटे तक इफ्यूज होने दिया। तो बेसिकली अब वो तुमसे ये पूछना चाह रहा है कि 1 घंटे बाद आप ये बताओ कि नाइट्रोजन और हीलियम का मोलर रेशो कितना रहेगा, है ना। यानी कि आफ्टर 1 आवर वो आपसे बेसिकली ये पूछना चाह रहा है मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोल्स ऑफ हीलियम आपके पास कितने रहेंगे। अब कई महान आत्माओं को ये लगता है कि अरे दोनों मोल्स तो इक्वल होने चाहिए, पहले भी 1:1 अभी भी 1:1। ऐसा नहीं होगा। अगर तुम मुझे बताओ नियॉन और नाइट्रोजन और हीलियम कौन हल्की गैस है, हीलियम। तो भले ही स्टार्टिंग में दोनों के मोल्स इक्वल थे लेकिन अभी हल्की कौन है, हीलियम। तो हीलियम का तुम्हें लगता है रेट ऑफ इफ्यूजन ज्यादा तेज होगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो हो सकता है हीलियम के 10 पार्टिकल्स बाहर जाते हो और उतने ही देर में नाइट्रोजन का सिर्फ 1 पार्टिकल बाहर जाता हो। समझ रहे हो, यानी कि बाहर इक्वल पार्टिकल्स बाहर जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। बाहर हीलियम के पार्टिकल ज्यादा जा रहे होंगे और नाइट्रोजन के पार्टिकल्स कैसे जा रहे होंगे, कम जा रहे होंगे। क्या ये बात भेजे में जा रही है, नाइट्रोजन के पार्टिकल्स कम जा रहे होंगे और हीलियम के पार्टिकल्स कितने जा रहे होंगे, ज्यादा बाहर निकल रहे होंगे। तो इसका मतलब अब आफ्टर 1 आवर वो रेशियो 1:1 तो रहने वाला नहीं है, वो चेंज हो जाएगा। पहले तो ये दिमाग में ठूसना तुम्हारे बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता तो एक ऑप्शन जरूर ऐसा भी होता है यहाँ पे 1:1 होता है हमारे जैसे ही महान आत्माओं के लिए कि अरे तो कंजर्व रहेगा, वो तो रेशियो 1:1 ही रहना चाहिए ना। ऐसा नहीं है, इफ्यूज हो गई ना भैया गैस, कुछ पार्टिकल जल्दी भाग गए, कुछ पार्टिकल ले भाग ही नहीं पाए, तो जो जल्दी भाग गए उनकी संख्या कम हो जाएगी, है ना। अच्छा, तो अगर मैं ऐसा अज्यूम करूं, ये थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक हम जाते हैं, नोट यहाँ पे लिख के रखो कि मान लेते हैं कि इनिशियली N2 और हीलियम के मोल्स आपके पास X और X थे, सच दैट की रेशियो 1:1 था। लेकिन इफ्यूजन होने के बाद अगेन वो रेशियो X:X नहीं रहेगा। नाइट्रोजन क्योंकि हैवी गैस है तो उसके पार्टिकल्स उतने ज्यादा नहीं भाग पाएंगे, है ना, उतने ज्यादा पार्टिकल्स नहीं भागेंगे। लेट्स से X के A पार्टिकल्स चले गए तो बचे बोलो कितने, X-A। हीलियम के कितने पार्टिकल्स चले गए, B पार्टिकल्स चले गए, तो बोलो बचे कितने, X-B। सच दैट कि आपका जो A होगा वो B से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि हीलियम हल्की है तो वो ज्यादा पार्टिकल्स को इफ्यूज आउट कर देगी। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन वाला आपको ये पूछना चाह रहा है और आपको ये याद रखना है कि ये 1:1 नहीं है। तो मैडम हमको कैसे पता चलेगा कि A और B की वैल्यूज क्या है, कितने पार्टिकल्स बाहर गए, क्योंकि डेटा तो ऐसा कुछ दिया नहीं, डेटा तो बल्कि प्रेशर के टर्म्स में दिया है। हाँ, तो हमको भगवान ने एक और बुद्धि दी हुई है, बोलो क्या, कि जो प्रेशर का रेशियो होता है वही सेम रेशियो किसका होता है, मोल्स का होता है। वही सेम रेशियो किसका होता है, मोल फ्रैक्शन का होता है। याद आया, बिल्कुल। तो यानी कि अगर आपको ये पूछ रहा है कि 1 घंटे बाद मोलर रेशियो क्या होगा, है ना, आफ्टर 1 आवर, अगर वो आपसे ये पूछ रहा है कि वह मोलर रेशियो क्या होगा और आपको मोल्स के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो आप एक काम करो ना, 1 घंटे बाद प्रेशर का रेशियो क्या होगा वो कैलकुलेट कर लो, क्योंकि जो प्रेशर का रेशियो होगा वही बेसिकली मोल्स का और वही बेसिकली मोल फ्रैक्शन का भी रेशियो होगा, क्योंकि क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन प्रेशर के लिए दी है। हाँ, तो इसीलिए अब हमको ये पता लगाना है कि आफ्टर 1 आवर आपके पास नाइट्रोजन गैस कितनी बची। आपको ये पता लगाना है कि आफ्टर 1 आवर आपके पास हीलियम गैस का प्रेशर कितना है, क्योंकि हमने अभी ऊपर पढ़ा
कि जैसे जैसे इफ्यूजन होती है प्रेशर क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। तो 1 घंटे बाद कितना बचा होगा हमें ये पता लगाना है। क्या हम पता लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। ऊपर अभी अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो फॉर्मूला जरा इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए अप्लाई करिए। क्या फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग? ln यानी कि log बेस ई पी फाइनल अपॉन पी इनिशियल। पी फाइनल तो मुझको नहीं पता, बल्कि वही तो मुझको निकालना है, पी फाइनल ऑफ नाइट्रोजन गैस अपॉन में नाइट्रोजन का इनिशियल प्रेशर जो कि कितना दिया है 2000, इक्वल टू क्या होता है माइनस के टाइम्स ओके टी। कितने देर के लिए आपकी ये गैस है? 1 आवर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 आवर, या फिर देखो ऊपर की जो कंडीशन है वो मिनट्स में है, तो बेटर होगा आप इसको भी मिनट्स में कन्वर्ट कर लो। तो ये हो गया 60 मिनट्स डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास उस गैस का जो इफ्यूज आउट हो रही है। तो कौन सी है? नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के लिए कितना होता है 28। अगर इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, एक मिनट, अगर इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए मैं यही सेम फॉर्मूला लगा दूं तो क्या हो जाएगा? लॉग बेस ई फाइनल प्रेशर 1 घंटे बाद किसका? हीलियम का, अपॉन इनिशियली कितना था 2000। अच्छा, अब इनिशियली दोनों का 2-2000 था, ये मुझे कैसे पता? क्योंकि टोटल मिला के 4000 था, दोनों इक्विमोलर थी 1:1, तो दोनों को इक्वल बांट दिया। अगर कहता कि वो 1:4 का रेशियो है तो फिर उसको 1/4 हिस्से में आपस में बांटते। इक्वल टू माइनस ऑफ के, इसके लिए भी 60 अपॉन में अंडर रूट ऑफ कितना आ जाना है 4। एक ये एक्सप्रेशन बन गया मेरे पास। अब मैं क्या करूँ इस एक्सप्रेशन को देखकर? इसको क्या मैं सॉल्व कर सकती हूँ क्या? तो देखो सॉल्व तो किया जा सकता है, देखते हैं कैसे। सबसे पहले अब इसको सॉल्व करने के लिए एक कुछ और भी तो काम करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कैसे करें? रेशो ले लेते हैं। अगर रेशो लोगे तो के कट जाएगा, 60 कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, और आपके पास कुछ इस तरीके का एक रेशो क्रिएट होगा, लॉग वाला बेसिकली। लॉग की आपको बनेगा लॉग ए अपॉन में लॉग बी बनेगा इक्वल टू m/n के बराबर कुछ। ठीक है, ये इस तरीके का लॉग बन गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, जो हमारे पास इनिशियल कंडीशन दी थी, इस इनिशियल कंडीशन के लिए भी एक काम करो, वो फॉर्मूला लगा दो इनिशियल कंडीशन के लिए। हो सकता है उससे भी हमारा कुछ फायदा हो जाए। क्या था इनिशियली क्या बोला था कि प्रेशर कितना है 4000 और ड्रॉप करके कितना हो रहा है 2000, यानी कि आपके पास फाइनल कितना था 2000 और इनिशियल कितना था 4000 इक्वल्स टू माइनस ऑफ के। वहाँ पे टाइम 30 मिनट्स का था और अंडर रूट ऑफ नाइट्रोजन गैस, क्योंकि उस वक्त सिर्फ नाइट्रोजन गैस थी, है ना। इससे मुझे क्या मिल जाएगा? के मिल जाएगा, क्योंकि रेशियो लेके कोई मतलब नहीं है। इस तरीके का पैटर्न क्रिएट होगा जो सॉल्व करने में डिफिकल्ट जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाना है? ये आ जाना है 1/2। तो 1/2 को मैं लिख सकती हूँ माइनस ऑफ लॉग बेस ई 2, ऐसा लिख सकती हूँ, इक्वल टू माइनस ऑफ के इंटू 30 अपॉन में कितना अंडर रूट ऑफ 28। माइनस माइनस हमने उड़ा दिया। अच्छा, अब लॉग बेस 2 मुझे अच्छे से पता होता है कि क्या होता है, लेकिन वो बेस 10 के लिए होता है, जो हम बोलते हैं ना 0.3010, है ना। अच्छा, लेकिन फिर भी यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ गई 30 के इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 28। अच्छा, इसको कहीं मैं यूज़ कर सकती हूँ क्या? देखो इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे? इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ से अगर कोई तुमसे ये पूछेगा के अपॉन रूट 28 की वैल्यू क्या है, तो तुम बोलोगे लॉग बेस E2 अपॉन में 30। ये वैल्यू मैंने के अपॉन अंडर रूट ऑफ 28 की निकाल ली। अब इस वैल्यू को एक काम करो, यहाँ जाके पुट कर दो। ये देखो, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, है ना। इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो जाकर यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? लॉग बेस ई, क्या हो जाएगा? लॉग बेस ई प्रेशर फाइनल किसका? नाइट्रोजन का, अपॉन में कितना 2000 इक्वल टू माइनस, यहाँ पे देखो क्या है, के अपॉन रूट 28। तो के अपॉन रूट 28 को तुम क्या लिख सकते हो? के अपॉन रूट 28 की जगह क्या लिख सकते हो? 60 मल्टीप्लाई बाय लॉग बेस E2 अपॉन में 30, ये लिख सकते हो। ये देखो के हट गया हम लोगों का, है ना। हमने सब्स्टिट्यूशन किया और कुछ नहीं किया, तो ये हो गया 2। अच्छा, अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? इसको लिख सकती हूँ लॉग बेस ई पी फाइनल ऑफ नाइट्रोजन माइनस ऑफ लॉग बेस ई। इसमें इसको क्या लिखा जा सकता है? 2 इंटू 10 की पावर 3 इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग बेस E2। ये देखो, ये पूरी मेरी गंदी सी लॉग वाली कैलकुलेशन तैयार है। कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व तो करना पड़ेगा। इसको एज इट इज रख देते हैं, लॉग ई पी फाइनल
किसका, नाइट्रोजन का, इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग बेस E2 माइनस ऑफ लॉग बेस E2 प्लस में आ जाएगा वहां कितना हो जाएगा, लॉग बेस E2। ये हो गया। अच्छा, अब यहां पे काम करो, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो। जैसे लॉग A इंटू बी लिखा है ये चीज, इसको थोड़ा सा स्टेप हटा देते हैं, इसको पहले प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। लॉग बेस E पी फाइनल नाइट्रोजन का माइनस लॉग बेस E2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ लॉग बेस E10 इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग बेस E2। ये देखो बेटर है, यस। ये और ये कट गया हम लोगों का, है ना, ये हम दोनों का मतलब हम लोगों का कट चुका है। अब लॉग बेस E पी फाइनल नाइट्रोजन ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अब कैसे करें इसको, यहाँ पे एक्सपोनेंट लेना पड़ेगा, और क्या लेना पड़ेगा यार, 3 टाइम्स तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3 लॉग बेस E10, ये हो जाना है इतना, और लॉग बेस E यानी कि बेसिकली वो आपका ln है ना, वो बेसिकली आप लोगों का ln है, और ln 10 आपको निकालना है। तो जैसे लॉग, एक बात ध्यान रखना, जैसे लॉग बेस 10 होता है तो वो 1 होता है, वैसे लॉग बेस अगर E है और 10 है तो उसकी वैल्यू होती है 2.3। तो ये हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय 2.3, तो 3 और 3 9, 3 और 3 6, -6.9। और मुझे क्योंकि यहाँ से P फाइनल किसका निकालना है, नाइट्रोजन का, तो E की पावर -6.9, हे भगवान, एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो देखो तुम्हें कुछ ना कुछ, मतलब जो अगर क्वेश्चन ये लेट से पेपर में आया होता तो तुमको दिया होता कि जिसके थ्रू तुम क्या कर सकते थे, निकाल सकते थे E की पावर वाला आंसर। अब जैसे E की पावर में अगर मान लेते हैं वैल्यू निकालनी है, E की पावर -6.9, तो ये आ रहा है मेरे पास समथिंग, जान दो इसको, मैं नहीं निकाल रही हूँ, इसको अपन ऐसे ही रहने देते, क्वेश्चन में जो भी दिया होगा उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। सिमिलरली आप क्या करो, आपके पास दूसरा एक्सप्रेशन भी है, दूसरा एक्सप्रेशन कौन सा है, हीलियम वाला, आप उसमें भी इसको पुट करो, ठीक है, आप हीलियम वाले एक्सप्रेशन में भी पुट करो। तो वहां वो काम मैं तुम्हारे लिए छोड़ दे रही हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ इसको, ठीक है, उसमें तुम पुट करो, तो वहां से भी तुमको कुछ ना कुछ क्या मिल जाएगा, हीलियम का जो फाइनल प्रेशर है वो मिल जाएगा, ये आपको मिल गया। अच्छा, फिर आप क्या कर लो कि आप उन दोनों फाइनल प्रेशर्स की क्या ले लो, रेशियो ले लो। जो उन प्रेशर्स के वैल्यू का जो रेशियो आएगा, बेसिकली वही रेशियोज उनके किसके आएगा, मोल्स का भी आएगा, कि इतने हमारे पास 1 आवर बाद, क्योंकि ये प्रेशर कौन सा है, ये आफ्टर 1 आवर वाला प्रेशर है, तो इसीलिए यहाँ से जो मोल्स भी निकल के आएंगे भी कौन से वाले निकल के आएंगे, आफ्टर 1 आवर के। इसका मैं आंसर तुम्हें बता देती हूँ, कैलकुलेशन तुम खुद कर लेना, देखो कितना आता है। इसका आता है 500/51, यानी कि इतना, ठीक है। इसमें आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कितने पार्टिकल्स बाहर गए, कितने पार्टिकल्स अंदर आए, सीधा प्रेशर के टर्म्स में। बस कैलकुलेशन इसकी थोड़ी सी गंदी है, हो सकता है तुम में से तुम लोग इसको बेटर तरीके से सॉल्व कर पाओ, मैंने गंदगी मचा दी है, लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज लगा के तुम इसको शायद बेटर तरीके से सॉल्व कर पाओ, है ना। तो ये काम तुम्हारे लिए दिया जाता है, इसको तुम करो, मैथ्स वाले लोग करो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का भी जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो सक्सेसिव डिफ्यूजन रहेगा, और उसके बाद फिर हम लोगों का ये डिफ्यूजन टॉपिक फाइनली समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे हम लोगों के नेक्स्ट टॉपिक में, दैट टॉपिक विल बी आपका बैरोमीटर एंड उसके कैलकुलेशंस, ठीक है, कि बैरोमीटर से रिलेटेड काम अगर दिया जाए तो कैसे करते आप। अच्छा, साथ ही साथ में ये भी कि कनेक्टिंग वेसल्स वाले प्रॉब्लम, फिर हम लोग बाद में KTG में जाएंगे, फिर रियल गैसेस में जाएंगे, ठीक है। फिलहाल इसके लिए रुकते हैं।